हम आप लोगों के सामने पहली बार एक ऐसे राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार का साक्षात्कार दिखाना चाहते हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड पे बहुत ही निष्पक्ष और ईमानदाराना तरीके से बेखौफ होकर अपनी कलम तोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाना आ जाने की वजह से वो यूट्यूब पर भी छाए हुए हैं और लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में उनके प्रोग्राम के पसंदीदा दर्शक बन चुके हैं और इंतजार करते हैं कि परमार साहब अब अगले एपिसोड में क्या कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। और उनके पुराने कार्यक्रमों की भी इतनी धूम और मांग है कि वो लोग जो है यूट्यूब पे जाके उनके द्वारा दिखाए गए कार्यक्रम दोबारा तिबारा चौबारा 10-10 बार देखते हैं। परमार साहब का प्रेजेंटेशन इस तरह का है जिससे लगता है कि साक्षात तौर पर दर्शक जो है उस इवेंट में शामिल हो गया है और एक पिक्चर की तरह से उनके द्वारा प्रेजेंटेशन जो किया जाता है उसको देख रहा है। तो मैंने बहुत दिनों से कोशिश की परमार साहब से बात करने की। पहले तो परमार साहब ने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार आग्रह करने से उन्होंने साक्षात्कार देने का निर्णय लिया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और मैं जनता को ये बताना चाहूंगा कि एक पत्रकार की अपनी एक पत्रकार की भूमिका तो होती है पत्रकार के तौर पे, लेकिन वो एक इंसान भी होता है और इंसान होने के साथ साथ अपने पेशे के प्रति वो कितना ईमानदार है ये भी देखा जाता है। आज के समाज में पत्रकारिता का जो स्तर गिर रहा है उसको लेकर भी मैं चिंतित हूँ। राजनेताओं का दखल किस तरह का है, अंडरवर्ल्ड का दखल किस तरह का है और पैसे का प्रभाव कितना ज्यादा पड़ गया है कि लोग मेन पत्रकारिता से विरक्त हो जाते हैं और गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं धन और मान सम्मान पाने के लिए। लेकिन परमार साहब उन सब से अलग हैं और एक अपवाद है, इसलिए मैं इनसे बहुत लंबा साक्षात्कार करूंगा ताकि हर पहलू पे बातचीत हो सके। नमस्कार परमार साहब। नमस्कार नमस्कार। और आपके सब सुनने वालों को, चाहने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने जो मुझे मौका दिया है उनके रूबरू होने का। परमार साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि पत्रकारिता की शुरुआत आपने किस तरह से की और आपका जो जज्बा आज दिखाई देता है शुरुआती दौर में उसी जज्बे से ही आपने पत्रकारिता की कि धीरे धीरे जो है इतना दबंग स्टाइल और एक ईमानदाराना तरीके से आप पत्रकारिता कर रहे हैं? देखिए, मैं 76 में मैं मुंबई गया था जी, और मैं रहने के लिए नहीं गया था जी। मैं तो एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस थी, ऑल इंडिया पंजाबी राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 76 में 25-26-27 दिसंबर 1976 में जी। उसमें पंजाबी के बहुत सारे बड़े नामचीन नामचीन राइटर्स, पोएट्स, नॉवलिस्ट, जिनमें जो आजकल हमारे सबसे चर्चित कवि हैं सुरजीत पातर और उस समय के सन सिंह सेखो, जिनको हम द पिलर ऑफ पंजाबी लिटरेचर बोलते हैं, वो थे। डॉक्टर परमिंदर सिंह और इस पंजाब से बहुत सारे लोग, डॉक्टर नूर, सतिंदर नूर, दीपक मनमोहन सिंह। कोई ऐसा नाम नहीं है पंजाबी लिटरेचर का जो उस फंक्शन में नहीं गया था। तो मैं भी मुझे भी सदा मिला था मेरी पोइट्री के लिए, मेरी पोएम्स के लिए। मैं उन दिनों में पंजाबी में कविता लिखा करता था। मुझे खुद बहुत अजीब लगता है कि मैं कविता कैसे लिख लेता था। मेरे तो बहुत सूक्ष्म किस्म का काम होता है और मैं करता था उस जमाने में। क्या तो वहां पे जाके मुझे मैंने मुंबई का माहौल देखा। पहली ही शाम 25 तारीख को क्रिसमस वाले दिन हम लोग वहां पहुंचे थे और ऑर्गेनाइजर्स ने हमारा पहला जो डिनर था वो ओबराय होटल के रीगल हॉल में, रीगल रूम में रखा था। तो उस डिनर में मुंबई की बहुत प्रसिद्ध हस्तियां, जिनमें चेतन आनंद साहब, देवानंद साहब और गुलजार साहब, अपने वो अल्लाह रखा साहब जो तबला मास्टर थे,
वो और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े, जिनमें केशव महिंद्रा ट्रैक्टर्स वाले, महिंद्रा मोटर्स वाले वो भी थे, और के मिल्स के मालिक हुआ करते थे कपिल मेहरा, वो भी थे। एक और के मिल हुआ करती थी जो रिलायंस को टक्कर देती थी एक जमाने में, अब तो बंद होगी। क्या वो तो सब बाद में मालूम पड़ा हमें। तो इन वे वो जो ओबराय होटल में जिंदगी में पहली बार मैंने एक 5 स्टार होटल देखा, और उसमें 10 स्टार लोग देखे, बड़े बड़े लोग जिनके हम खाली नाम सुनते थे, शक्ल देखते थे, उनको आमने सामने से देखा। तो वो एक जो पहले दिन का, हम लोग 25 तारीख को दोपहर में पहुंचे थे, रात को डिनर रखा हुआ था, अगले 2 दिन उनकी कॉन्फ्रेंस थी लाजपत राय कॉलेज वर्री पे, जो आज GLE के सामने है, समुद्र के किनारे पे। तो खैर वहाँ से थोड़ा अच्छा लगा। क्रिसमस की वहाँ से ओबराय की उस खिड़की में से पीछे नारीमन पॉइंट नजर आता था। थोड़ा बाहर आए तो पूरा मेरियन ड्राइव नजर आ रहा था, क्वींस नेकलेस। तो लाइटिंग हुई पूरी क्रिसमस की, वो जो मुंबई के मशहूर है, वो देख के थोड़ा सा चंबत हुआ कि अगर हिंदुस्तान में, भारत में इस किस्म के सिटीज या नज़ारे भी दिखाई देते हैं, तो हमने तो पंजाब में रह के देखा ही कुछ नहीं आज तक। तो ये एक पहली फीलिंग थी कि मुंबई में कुछ है जो अलग है, जो डिफरेंट है। एक वो जो पुल होती है, ग्रेविटेशनल पुल, सिटी पुल, वो पहले दिन ही मुझे पहली रात को, लेट शाम रात को महसूस हो गई थी। खैर उसके 2 दिन के बाद हमारा प्रोग्राम चला। तीसरे दिन जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें पंजाबी के बहुत बड़े बड़े राइटर्स, लोकल लोग आए, कुछ प्रोमिनेंट पंजाबीज और आए। फाइनल डे के 27 को, 27 तारीख को, उनमें से एक सेवा सिंह परमार थे। वो हमारी राजपूत बरादरी पंजाब के मुंबई के बहुत बड़े लीडर थे। तो मैं उनको कभी मिला नहीं था, मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीजों को, जात बरादरी धर्म ये वो। तो वो परमार देख के उन्होंने, मैंने एक शहीद आजम भगत सिंह पे नज़म पढ़ी थी आखिरी दिन, वो बहुत मकबूल हुई, लोगों को अच्छी लगी। तो उसमें सुन के वो लोग सेवा सिंह परमार जी स्टेज पे आ गए और मुझे गलावे में लिया। और अगर याद हो तो सुना दे। वो पंजाबी में थी वो तो। हाँ, तो पंजाबी में सुना दे, पंजाबी दर्शक हैं वो कुछ होंगे। नहीं पूरी तो याद नहीं, थोड़ी सी शुरुआती कुछ। वो कुछ शुरू ऐसे होती थी कि यार मेरे भगत सिंह तेरे सतलुज रल जावण तो लैके अज दे दिन तक बदलिया कुछ भी नहीं, ते जे कुछ बदलिया भी है तो सिर्फ तारीखां बदलिया ने, ते इस तो सिवा बदलिया कुछ भी नहीं। तेरे समयां च गोरा जिसम काला हैत लैंदा सी, मेरे समयां च काला जिसम चिट्टी कैप लैंदा है, इस तो सिवा बदलिया कुछ भी नहीं। तो ये कंट्रास्ट था। ये बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत दमदार चीज है, मैसेज बहुत सीधा सीधा कन्वे हो रहा है। हाँ, तो अजे भी लाखियां सीखा साडे राह च खड़ियां ने। लाखियां मीन द रेड, वो जो लोहे को गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है, वो बन जाती हैं। हाँ, सलाखे जी। और पंजाबी में सीखे बोलते हैं। जी। अजे भी लाखियां सीखा साडे राह च खड़ियां ने, अजे भी वर्दियां विच जालमां दा रूप पलदा है, ते इस तो सिवा बदलिया कुछ भी नहीं। बहुत तो ये वो बहुत मकबूल हो गई नज़म वहाँ पे, तो बहुत लोगों को अच्छी लगी। चेतना आनंद साहब भी आए हुए थे वहाँ पे, वो भी आए, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, गलबकड़ी में दिया कि इतनी बढ़िया नज़म चेतन साहब बोले मैंने कभी नहीं सुनी। वो ही रांझा बनाने वाले डायरेक्टर इतने बड़े, तो मुझे थोड़ा बहुत मुझे मतलब मैं ऐसा लगता है जैसे मुझे पर लग गए हो, मैं उड़ने लग गया था मुंबई में आखिरी दिन। तो खैर, तो वो जो परमार साहब थे हमारी बरादरी के, वो मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गए। और
28 और 29 को हमारा उन लोगों ने मुंबई दर्शन का प्रोग्राम रखा था, सब राइटर्स का। जी। तो हमें सब डिफरेंट इलाकों में लेके गए, जुहू बीच दिखाया, फिल्म सिटी दिखाया। खैर वो लंबी चौड़ी कहानी, लेकिन मेरा वहाँ पे दिल लग गया। तो उसी में चेतन साहब ने मुझे घर पे बुला लिया कि आप जाने के पहले मुझे मिलने जरूर आना। तो चेतन साहब जो थे वो डॉक्टर वीएन तिवारी एक हुआ करते थे, मेरे प्रोफेसर थे, टीचर थे, बाद में राज्यसभा के मेंबर भी रहे। मनीष तिवारी जो अपने कांग्रेस के लीडर हैं, इनके पिताजी थे, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे मनीष तिवारी जी। सही कह रहे हैं। इनके डैडी जो थे डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, वो मेरे उस्ताद थे, मेरे ऊपर बहुत असर है उनका। तो चेतन साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो तिवारी साहब की वजह से भी मेरी एक ट्यूनिंग चेतन साहब से थी। और मेरे एक बहुत अच्छे भंगड़ा के जो मेरे कुलीग थे, मैंने भंगड़ा ही बहुत डाला है स्टूडेंट लाइफ में चंडीगढ़ में। तो लाभ सिंह, वो उन्होंने हीर रांझा में भंगड़ा डाला था, हीर रांझा फिल्म में। पूरा जो हीर रांझा फिल्म में भंगड़ा डांस की जो सीक्वेंस हैं, वो सब लाभ सिंह ने सब तैयार की थी। तो लाभ सिंह मेरे दोस्त थे स्कूल टाइम से। तो वो चेतन साहब के प्रोडक्शन कंट्रोलर बन गए थे उस समय तक। तो जो उस समय उनकी फिल्म साहेब बहादुर बन रही थी, उसमें वो लाभ सिंह के चेतन साहब के का प्रोडक्शन का काम पूरा देख रहे थे। मेरे मित्र थे, तो मुझे उन्होंने रख लिया। अब चेतन साहब का बंगला समुद्र के किनारे पे, जुहू एरिया, वीआईपी एरिया, मैं वहाँ पे कोई 10-12 दिन चेतन साहब के घर में रुका। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उसके बाद मुझे लगा कि अब यहाँ से बलजीत परमार अगर पंजाब वापस जाना है तो फिर वही क्लर्की करनी पड़ेगी, वही स्कूल की नौकरी। तो मुंबई में कुछ नया करके देखो। तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैं पंजाब वापस आया ही नहीं, मैं वहीं पे रुक गया। तो बस वहाँ से मैं चेतन साहब के घर से थोड़ी दिन रहने के बाद, उनका ऑफिस था बैंड्रा में, वहाँ पे जहाँ पे लाभ सिंह और उनके काफी लोग रहते थे स्टाफ के, मैं उनके साथ उनके ऑफिस में बैंड्रा में अल्मेडा पार्क पे रहने लग गया वहाँ पे। तो वहाँ रहते रहते मैं एक दिन स्टेशन पे जा रहा था, बैंड्रा स्टेशन पे, तो वहाँ पे बुक स्टॉल पे मैंने एक पंजाबी का अखबार देखा, रणजीत वीकली। और रणजीत सिंह जौहर थे, एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे पंजाबियों के, वो चलाते थे। तो अपने ये नाम पे उन्होंने रणजीत वीकली, काफी रिप्यूटेड पेपर था उस जमाने में, पंजाबी में छपता था वीकली अखबार। और उस अखबार में एक जमाने में बलराज साहनी जी लास्ट पेज लिखा करते थे। बहुत बड़ी बात थी। अपने 73 में अपनी डेथ के पहले बलराज साहनी जी, जैसे ब्लिट्स अखबार में ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते थे द लास्ट पेज, उसी तरह से बलराज साहनी इस पंजाबी के अखबार में पंजाबी में अपना कॉलम लिखा करते थे। बहुत बढ़िया। तो इंफॉर्मेशन कितनी तगड़ी मिल रही है, देखिए आपसे। जो नए लोग सुनेंगे तो कहेंगे परमार साहब कितनी पुरानी बातें अभी तक याद है एकदम जबानी। जी बताइए, कंटिन्यू भाई साहब। तो बलराज साहनी जी वो अंग्रेजी में ब्रिट्स में लास्ट पेज कहते थे, तो इसको पंजाबी में छेकड़ला पन्ना उसका नाम रख दिया। छेकड़ला मीन्स लास्ट, पन्ना मीन्स सफा पेज। तो छेकड़ला पन्ना के नीचे बलराज साहनी जी अपने जो उनका जो क्या कहते हैं ट्रैवलॉग जो होते हैं उनके सफरनामा, जो वो दुनिया भर में घूमे थे, वो अपने एक्सपीरियंसेस दिखा करते थे। तो 73 में बलराज जी का इंतकाल होता है। मैं 76 में बॉम्बे पहुंचता हूँ और 77 में जनवरी में ये मैं अखबार देखता हूँ और उस पे उसका एड्रेस देख के मैं उनके ऑफिस चला जाता हूँ कि मुझे कोई नौकरी चाहिए। मैंने एमए पंजाबी किया हुआ है, एमए अंग्रेजी किया हुआ है और फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, तो देखो अगर मेरे लिए कोई काम हो तो उन्होंने बिना कोई रणजीत सिंह जी ने सवाल जवाब किए बोले मैं बस आप आ गए हो तो आप नौकरी पे रखता हूँ, लेकिन 200 रुपया सैलरी मिलेगी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैं जब पंजाब सरकार में क्लर्की की नौकरी किया करता था चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, तो मुझे 167 रुपये मिलते थे। तो वहाँ पे 200 रुपये मिल गए, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
तो मैं 200 रुपये की नौकरी मैंने उनकी कर ली, लेकिन उनकी शर्त ये थी जी कि मुझे बलराज जी का वो लास्ट पेज दोबारा चालू करना पड़ेगा। जी तो और आपने कोई काम नहीं करना, खाली लास्ट पेज लिखना है। जी तो मैंने बोला कि अगर बलराज जी तो पूरी दुनिया घूमे थे, जी तो मैं तो घूमा ही नहीं, मैंने पंजाब देखा और अभी बम्बई नए आया हूँ। जी अगर आप मुझे घूमने का मौका देंगे, जी मुझे घूमने के लिए भेजेंगे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आपका अखबार बिकता है, जी तो मैं ये काम कर सकता हूँ, उसका बिल्कुल। खर्चा आपको देना जी पड़ेगा। बिल्कुल सही। वो बोले ठीक है। जी तो पहला असाइनमेंट उन्होंने औरंगाबाद का दिया। जी आने जाने का मुझे खर्चा, ट्रेन का, बस जी का, और वहाँ रहने का मेरा उन्होंने किसी को फोन करके जी होटल में रहने का बंदोबस्त कर दिया। जी तो मैंने औरंगाबाद घूम घूम के मैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहुंच गया, डीसी ऑफिस में। जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, पंजाब में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। सही सही है। जी तो वो कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गए तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ हरकीरत सिंह गिल IAS जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जी तो मुझे अचानक से याद आया कि यार मेरे साथ जब मैं फिलोसफी करता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जी तो मेरे साथ वाले डिपार्टमेंट में भी एक हरकीरत, गुरकीरत, हरकीरत ने गुरकीरत जी गिल। जी तो गुरकीरत तो मेरे साथ पढ़ा करता था, हम कैंटीन में बैठ के गप्पे लड़ाते थे, मिलते थे रोज, कहीं वही नहीं हो। जी तो खैर मैं अंदर गया तो ही वाज द सेम पर्सन। जी तो वह उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी तरह मिले, बहुत खुश हुए। जी उन्होंने जो वहाँ का SSP था उससे मुझे मुलाकात करवाई, DIG औरंगाबाद रेंज से मुलाकात करवाई। जी उनमें 1-2 पंजाबी भी थे, तो मैं वो पूरा औरंगाबाद के किस्से की कहानी बना के ले आया। जी और पहली बार वो बलराज साहनी जी के छोड़े हुए पन्ने पे जी मेरी वो औरंगाबाद की डायरी छपी, सफरनामा छपा। जी तो लोगों ने बहुत पसंद किया। जी तो बहुत पसंद इतना कि इन्होंने खुशवंत सिंह जो उस समय इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर थे, उनको भी अच्छा लगा, उनके पास भी वो अखबार जाता था। बताइए इतनी बड़ी तो बात है। उन्होंने मेरे एडिटर को लैंडलाइन पे फोन करके बोला कि दिस बॉय, जी आई डोंट नो हु इज बलजीत परमार, जी ही हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, इसको संभाल के रखना। मुझे बताइए। बिना जाने पहचाने ये तो खुशवंत आपके लिए सिंह ने मेरे सर्टिफिकेट था एडिटर को बहुत बड़ा। सिफारिश ये आपके लिए तो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था। मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो ये बात 6 महीने बाद में मालूम पड़ी। जी मेरे एडिटर ने मुझे बताया ही नहीं, बोलता अगर मैं तुम्हें तब बता देता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। सही बात है। जी तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी तारीफ हो गई। जी और जो बाहर के लोग, जो बड़े बड़े वहाँ मनमोहन सिंह बेदी मेयर हुआ जी। करते थे, उन्होंने फोन करके बोला। जी कुलवंत सिंह कोहली जो बाद में शेरिफ बने, प्रीतम होटल के मालिक, जी जी उन्होंने, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने मेरे एडिटर के पास मेरी तारीफ की, मुझे तो कुछ जानता ही नहीं था। जी जी तो खैर, लेकिन मेरे एडिटर ने मेरे को कुछ नहीं बताया कि इतने लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जी लेकिन अगले महीने, एक जी। महीने के उसके बाद मैं अगले हफ्ते नागपुर गया, नागपुर की स्टोरी की। जी फिर मैं पूना गया, पूना की, नासिक की स्टोरी की। जी मतलब है कि मैं तकरीबन आधा महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ पंजाबी लोग ज्यादा रहते थे जी और जहाँ वो अखबार बिकता था, जी उसकी मैं सब स्टोरीज करके आ गया। जी उसमें एक मजेदार किस्सा आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे 77 की बात है ये। जी तो मैं पूना गया विजिट करने, पूना के जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट सरदार जी थे। जी तो वहाँ पे मैं पुलिस ऑफिस में, ऐसी मेरी आदत बन गई थी औरंगाबाद के बाद कि कोई पंजाबी ऑफिसर हो तो उसको भी मिल लूंगा। जी तो मैं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में चला गया। जी तो मिस्टर रंगा राजू वॉज द पुलिस कमिश्नर, और जी हमारे जो बाद में पंजाब के और महाराष्ट्र के DG बने, जी सरबदीप सिंह विर्क, SS विर्क, जी 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 ही वॉज DCB हेडक्वार्टर। जी तो मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया वहाँ पे, विर्क साहब का। जी वो बातचीत करते करते मालूम पड़ा कि हम दोनों तो एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं, चंडीगढ़ DAV स्कूल के। जी तो हमारी दोस्ती होगी जो आज तक कायम है। जी तो वो करके आ गया। और जिस दिन मैंने वापस आना था, जी तो मैं अचानक जिस रास्ते से मैं निकल के जा रहा था एक सरदार जी के घर से दूसरे सरदार जी के घर में जी उनसे बातचीत करने, तो रास्ते में आचार्य रजनीश का आश्रम आ गया, कोरेगांव पास। जी
तो मैं वहां पे उतर गया उनकी गाड़ी से। मैंने कहा मैं जरा कोशिश करता हूँ आचार्य जी को मिलने की। जी तो मैं भी फिलॉसफी का स्टूडेंट था, आचार्य जी फिलॉसफी के जी, स्टूडेंट थे। बिल्कुल सही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मिलूंगा तो शायद मेरी ये इमोशनल बात से मेरी मुलाकात हो जाए, और टू कट इट शॉर्ट मेरी मुलाकात हो गई उनसे। बहुत बढ़िया। जी तो उन्होंने मुझे 10 मिनट, पता नहीं 10 मिनट का 14 मिनट पता नहीं कोई टाइम दिया। जी तो लेकिन हमारी इंटरव्यू तो कोई मैंने सोचा नहीं था। जी, बातचीत जो थी वो 40 मिनट से ज्यादा चली हमारी। अरे बहुत बढ़िया। जी तो वो उनकी मैं जब करके लेके आया, उनके सर पे एक वाइट पगड़ी बांधी, उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था वहाँ पे, संत लड़का था, पंजाबी था, जी संत सिंह। जी उसने आचार्य जी के सर पे पगड़ी बांध के फोटोग्राफ खींची गई। जी माँ प्रभा थी एक और है जो वो हर लेडीज के नाम के आगे माँ लगाते थे जी वो। जी तो वो लेडीज ने मुझे 3-4 दिन के बाद वो भाई हैंड वो फोटोग्राफ भिजवा दी डेवलप करके। जी तो मैंने वो आचार्य नीस के जो मेरी 40-42 मिनट की बात हुई थी जी वो सारी, और सरदार जी के रूप में आचार्य नीस की जी गाड़ी के ऊपर सफेद पगड़ी बांधी हुई, जी वो मैंने इंटरव्यू छापती, वो हिट हो गई मेरी। जी वो बहुत हिट हो गई। और वो जो फोटोग्राफ थी वो खुशवंत सिंह जी ने जी इलस्ट्रेटेड वीकली में भी छापी जी, और मुझे क्रेडिट दिया उसमें। और मुझे उस जमाने में 3,000 रुपए का चेक बहुत टाइम्स बढ़िया, ऑफ इंडिया वालों से मिला, बहुत बढ़िया। वो जी फोटोग्राफ की वजह से। जी तो तब मुझे मेरे एडिटर ने बताया कि बलजीत खुशवंत सिंह जी ने तुम्हारा पहला आर्टिकल पढ़ के भी तारीफ की थी, जी और आज तुमने उनकी वो बात सिद्ध कर दी जी कि तुम वाकई वो बात हो जो खुशवंत सिंह ने आप में से देखी थी। जी फिर मैं खुशवंत जी को मिलने गया टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में। जी तो मतलब इतना बड़ा आदमी, और उस आदमी ने क्या, मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई यंगस्टर हूँ। मेरी उम्र क्या थी, कुछ भी नहीं। जी 77 में मैं आई वाज हार्डली 27 ईयर्स ओल्ड, जी जी कुछ भी नहीं था। जी, तो मुंबई में तो 27 एज में तो नौकरी नहीं मिलती किसी सही को, सही कह ऐसे रहे बुरे हालात थे। हैं। जी खैर चलो, तो मैं वो हो गया, और वाकई मुझे मेरा दिमाग थोड़ा सा जी खराब हो गया। इतनी शोहरत, इतने जी बड़े बड़े लोग मिलने लगे, जी फंक्शन में बुलाने लगे, घर पे बुलाने लगे, पार्टीज में। जी तो मैंने सरदार जी को बोल दिया, मैं बीच में बताना भूल गया, वो दूसरे महीने ही मेरी उन्होंने सैलरी 200 से 500 कर दी थी। अच्छा हाँ, जी जब जी इतने लोगों ने फोन वोन किए थे, जी। मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। जी 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 तो कुछ 1.5 साल के बाद मैंने उनको बोला कि मेरी सैलरी आप बढ़ाइए। तब तक उनकी सर्कुलेशन भी बढ़ गई, पेपर एस्टेब्लिश तो पहले ही था, थोड़ा सा और हो गया। जी तो उनको लगा कि ये आदमी कुछ ज्यादा लालच कर रहा है, उन्होंने बड़ा ब्लंटली रिफ्यूज कर दिया। जी तो मैंने वो उनका रिफ्यूज करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। जी वो प्यार से बोल देते कि 1-2 महीना रुको, बाद में बढ़ा देंगे, करेंगे, तो और बात थी। जी जी, सही कह रहे हैं, उन्होंने कोई अजीब से तरीके से कुछ बात की जो मुझे अच्छी, मैंने छोड़ दिया। मैं वापस चेतन साहब के ऑफिस में चला गया। जी तो उनकी फिल्म चल रही थी वहां पे, तभी हाथों की लकीरें शुरू जी की थी चेतन जी साहब ने, जैकी श्रॉफ और जी एक हीरोइन थी वो जीनत अमान को जी लेके। जी तो वो फिल्म में मैं काम करने लग गया, उसका प्रोडक्शन में काम किया, असिस्टेंट डायरेक्शन में करते करते एक दिन मुझे वहां से उनके थ्रू, उनका मैनेजर था पोरस दारू वाला, पारसी बाबा जी। जी तो उसने मुझे कहा कि मेरे कुछ पारसी दोस्त हैं, उनके पास 3-4 5 स्टार होटल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सिक्योरिटी के, जी उनको एक सरदार लड़का चाहिए सिक्योरिटी में काम करने के लिए। जी मैं पगड़ी बांधता था उन दिनों में। जी तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं जरूर जाऊंगा, जी क्योंकि वहाँ चेतन साहब के ऑफिस में तो पैसे वैसे मिलते नहीं थे, काफी प्रॉब्लम चल रही थी। जी तो मैं चला गया, और वो आदमी आप हैरान हो गए जिनके पास मुझे उन्होंने भेजा। जी उनका नाम था मिस्टर सैम कंबाटा। जी वो कंबाटा एविएशन के मालिक, मुंबई में चर्च गेट पे सबसे फेमस सिनेमा है जी उनका जी जी कंबाटा बिल्डिंग में थिएटर है उसका, मैं नाम भूल गया अभी। चर्च गेट स्टेशन के बिल्कुल सामने सिनेमा है, कॉर्नर भी। हीरोज है, तो हीरोज।
हिरास में तो वो पूरी बिल्डिंग का नाम है कम्बाटा बिल्डिंग। जी सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैंने वो देखा पूरी बिल्डिंग के, हाँ जी, जो उसके मालिक है उनका नाम है सैम कम्बाटा। जी। तो कम्बाटा एविएशन जो है पूरी एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, कम्बाटा एविएशन के ट्रक बसें घूमते रहे, वो भी उनकी है। हेलीकॉप्टर जहाज, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े। उनके फादर बहुत बड़े अमीर आदमी थे, सैम शिवक्स कम्बाटा, शिवक्स कम्बाटा जो थे। खैर, तो उन्होंने और उनके दूसरे पार्टनर थे काली मोदी जी। तो काली मोदी वो शख्स हैं जिनके दो भाई बहुत फेमस हुए, रूसी मोदी और पीलू मोदी। ये दोनों तो बहुत बड़े जो है मतलब पॉलिटिशियन भी थे। हाँ जी, इन दोनों के बड़े भाई थे काली मोदी, जिनको बाहर लोग कम जानते हैं लेकिन बॉम्बे में सब जानते हैं जी। तो इनका एक ही फैमिली घर था, मतलब अपना पैटर रोड के ऊपर, अल्टामैन रोड पे, जहाँ पे अभी अंबानी का घर बना बहुत बड़ा, उसके नजदीक ही इनका बेंगलोर था। उसका नाम था क्लिफ, CLIFF, द क्लिफ जी। तो ये मोदी ब्रदर्स का एंसेस्ट्रल होम था जी। तो खैर मुझे इंटरव्यू के लिए भेज दिया और मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया जी। और 2 दिन के बाद का मुझे टाइम दिया कि आप 2 दिन बाद सुबह 11 बजे हॉटल पहुंच जाना, हॉटल 5 स्टार होटल जुहू पे जी। तो वहाँ पे मुझे बुला लिया। तो वहाँ पे आए तो और भी 10-11 लोग सिलेक्ट किए हुए थे, बड़े हट्टे कट्टे मुसलमान, पारसी ज्यादा थे उनमें जी। तो मैं तो सीधा साधा आदमी, मुझे भी ले गए साथ में। तो जनरल मैनेजर मिस्टर चोपड़ा थे ऑलरेडी इनके जी। तो मालक उसके खन्ना थे, दिनेश खन्ना, रमेश खन्ना, दिल्ली के भाई दोनों जी। तो उनसे मिलाया तो जाते ही बोलते मैं मिस्टर चोपड़ा को बोले, मिस्टर चोपड़ा ही इज बशीर परमार, ही विल बी आवर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। मैंने जिंदगी में कभी गार्ड की नौकरी नहीं किया था और मुझे एक 5 स्टार होटल का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना के इंट्रोड्यूस करवा दिया इन्होंने। और बाद में पता चला कि 3,500 रुपया महीने की सैलरी, आने जाने का, मेरे घर से होटल तक का टैक्सी का किराया, मैं बस में नहीं जाऊंगा, ट्रेन में नहीं जाऊंगा, और उसके अलावा 300 रुपया महीने का मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस के मुझे लोगों की सेवा व्यवस्था करनी पड़े। वो स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंग सब था। हाँ, तो इतनी बड़ी मुझे नौकरी मिल गई 79 में, जब मैं 29 इयर्स का था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ अ 5 स्टार होटल इन बॉम्बे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरी कोई अचीवमेंट नहीं थी। अब जस्ट लकी कि मुझे एक मौका मिला और मैंने संभाल लिया और 3.5 साल मैं वहाँ पे मैंने काम किया है। वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास, उसके साथ बेस्टर होटल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो मनु नारंग का होटल था चर्च गेट पे, जो वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट वाला होटल है एम्बेसडर, उसका भी मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। एक वेलिंगटन क्लब है वहाँ पे महालक्ष्मी रेस कोर्स के सामने, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास था। तो ऐसे करके 3-4 कॉन्ट्रैक्ट थे, तो मैं ओवरऑल इंचार्ज मैं था सबका। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी। मनु नारंग से मुलाकात हुई, रामा नारंग से मुलाकात हो गई, उनको AR अंतुल्य मिलने आते थे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनसे मुलाकात हो गई। तो हसन साहब से मुलाकात हो गई, हसन खान से, जो दिलीप कुमार के भाई थे, वो काली मोदी के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ऐसा करके वो बड़े लोगों के सर्कल में, बड़े लोगों से मेरा वो सर्कल बनता गया। और 5 स्टार होटल में रोज VIP पार्टी होती थी, बड़े बड़े अमीर लोग आते थे, फिल्म इंडस्ट्री के मुहूर्त होते थे, कोई सिल्वर जुबली होगी तो उसकी पार्टी। सही बात। उसी चक्कर में मैं उन पार्टियों में करीम लाला को मिल गया, हाजी मस्तान से मुलाकात हो गई, वरदा राजन मुडलियार से बात हो गई। ये सब बातें मेरे रिपोर्टर बनने की पहले की है जी। उसी जमाने में पुलिस वाले, जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन था, सेंट्रा क्रूज पुलिस स्टेशन, उसके ऑफिसर, लोकल ACP, DCP, तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उनसे मुलाकातें हो गई। और इसी चक्कर में जो लोकल बदमाश थे, स्मगलर वहाँ के, जो वो बीच पे स्मगलिंग करते थे, हाजी मस्तान के साथ मिलके, रॉबर बस्ताओ, बेबी सिंह, ये लोगों से सबसे मुलाकात होगी, बख्शी सिंह, चरणजीत बाली, ये वो सब पूरे लोग। तो एक तरीके से सॉरी जी नो प्रॉब्लम।
तो एक तरीके से मेरे लिए एक पत्रकारिता के पहले वो भूमिका बनाने में हॉलीडेन का बहुत बड़ा हाथ जी। तो वहाँ झगड़े भी हुए, मारामारी भी हुई, धर्मेंद्र के भाइयों का झगड़ा हो गया किसी के साथ, कभी एक बार गोली भी चल गई। वो मैं सब कुछ देख चुका था, जो बाद में मुझे पता नहीं था कि ये मुझे कवर करना पड़ेगा एक दिन। भगवान ने, ऊपर वाले ने एक तरह से भूमिका पहले ही बना दी थी, क्योंकि आपको इस लेवल का क्राइम रिपोर्टर बनना था। हाँ, पता नहीं, मुझे मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। और सडनली एक बार ऐसे हुआ कि हमारे पास होटल में 18 क्रू रहते थे डिफरेंट एयरलाइंस के जी। एरोफ्लोट, लुफ्थांसा, अलिटालिया, एयर जॉर्डन, इस किस्म के 18 एयरलाइन के क्रू हमारे पास ठहरते थे हॉलीडे में जी। तो ये लोग लड़कियां लेके आ जाते थे, वो प्रोस्टिट्यूशन ये वो सब जो होता है इनका फॉरेनर्स का काम जी। तो मेरे जो मालिक थे रमेश खन्ना ने बोला कि बलजीत ये सब बंद करवाओ, हमारे होटल का नाम खराब हो रहा है। बिल्कुल सही। तो बंद कर दो सब, ये नहीं चाहिए हमें जी। तो मैंने 11-12 दिन खुद मेन गेट पे खड़ा रहा, मैं वॉचमैन की तरह जी। और पूरा वो सिस्टम कंट्रोल किया और बंद करवा दिया जी। और आने वाले 3 महीने में 18 में से 11 क्रू हमारा होटल छोड़ के जी दूसरे होटल में चले गए जी। बिल्कुल सख्ती हो गई तो भाग गए जी। हाँ, तो उसमें होटलों का नुकसान बहुत हो गया, जो लाखों रुपए मिलते थे जी वो चले गए जी। तो फिर मुझे बड़े तरीके से बोला गया कि इसको थोड़ा सिलेक्टिव तरीके से आप चालू करवा दो। हाँ। मैंने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया। मैं बंद तो मैं करवा सकता हूँ, चालू नहीं करवा सकता जी। तो फिर मुझे मैं और रमेश खन्ना जी हमेशा बोलते हैं, मुझे हंसते थे हमेशा कि यार यू आर वेरी ब्लंट पर्सन। मुझे एक दिन बुला के बोलते हैं कि बलजीत, no 5-star hotel in the world can run without prostitution जी। तो मैंने कहा सर देन प्लीज रन योर ओन देन एंड आई क्विट। ओके, बहुत बढ़िया। और मैं होटल छोड़ के घर आ गया उसी सर, मैं आधा घंटा भी नहीं रुका जी। तो मैं घर आके तो मेरे फादर फिगर थे हरीश बालोर साहब, हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर जर्नलिस्ट थे जी। जिनको मेरे बॉम्बे चंडीगढ़ से जानते थे, मुझे मेरे डैडी के दोस्त थे जी। तो मैं उनके पास चला गया हिंदुस्तान टाइम्स में जी। तो हॉलीडे के टाइम पे मैंने काफी पैसा बचा के सेविंग करके रख लिया था। उस जमाने में तकरीबन 1 लाख के ऊपर मेरा बैंक बैलेंस था उस 3.5 साल में जो मैंने कमाए थे जी। तो मैंने एक पुरानी सी और डुक्कर फील्ड खरीद ली, पुरानी फील्ड जिसका आगे से दरवाजा खुलता था जी। वो 18,000 रुपए में मैंने गाड़ी खरीद ली, एक ड्राइवर रख लिया जी। क्योंकि हॉलीडे में तो मुझे आने जाने का टैक्सी का किराया मिलता था, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी जी। तो फिर अब मैंने खुद घूमना था, अब गाड़ी की आदत पड़ गई थी 4 साल घूमने की गाड़ी में जी। तो बस में ट्रेन में बैठने को दिल नहीं करता था तो मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीद ली, एक ड्राइवर रख दिया जी। तो ड्राइवर की सैलरी थी 1100 रुपया उस महीने में, 1100 रुपया जी। तो खैर तो मैं बनोर सामने वीरेंद्र कपूर एडिटर थे फ्री प्रेस जर्नल के, कूमी कपूर, वीरेंद्र कपूर, मियाँ बीबी जी। तो उनको फोन कर दिया कि ये लड़का है अपने पंजाब का, इसको रिपोर्टर की नौकरी दे दो जी। तो वीरेंद्र कपूर ने मुझे बुला लिया, मैं चला गया जी। तो मैं गया तो मुझे बोलता है देखो रिपोर्टर की तो कोई पोस्ट खाली नहीं है जी। एक प्रूफ रीडर की एक जगह खाली है, वो आपने बनना है तो वहाँ बना देते हैं आपको जी। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो बोलता है क्यों पूछोगे नहीं कितनी सैलरी मिलेगी जी। मैंने कहा जी नहीं, मुझे तो नौकरी की जरूरत है, मैंने सैलरी से क्या लेना, मुझे तो काम करना है जी। तो बोलता 700 रुपया महीने का मिलेगा जी। तो मैं एक तरीके से 4,500 के करीब 3.5 मेरी सैलरी, टैक्सी का आना जाना, कन्वेंस वो एंटरटेनमेंट मिला के जी। वो छोड़ के मैंने 700 रुपए की नौकरी ज्वाइन की 82 में जी। और फ्री प्रेस जर्नल में जी, वीरेंद्र कपूर के पास जी। लेकिन वहाँ भी फिर वो एक बरसात का मौसम था, मैं नीचे उतरा गाड़ी से अपना ड्यूटी खत्म करके, तो मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके आया, बरसात हो रही थी, मैं भाग के गाड़ी में बैठ के चला गया जी। तो मुझे मालूम नहीं था मेरे पीछे वीरेंद्र कपूर साहब भी खड़े हैं, अपनी गाड़ी की वेट कर रहे थे जी। उनको कंपनी ने एम्बेसडर गाड़ी दी थी जी। तो दूसरे दिन मुझे बुलाया उन्होंने ऑफिस में, पीएम को भेज के बुला के लाओ उसको। मैं गया, बोलते वो गाड़ी किसकी है, मैंने कहा जी मेरी है।
बोलती वो जो गाड़ी चला रहा था पहलवान वो कौन है? मैं मेरा ड्राइवर है। बोलते उसकी कितनी सैलरी है? मैंने कहा जी 1100 रुपया। बोलते तुम्हारी सैलरी 700, उसकी 1100, ये माजरा क्या है? तुम चीज क्या हो? क्या आप कौन हो? तो मुझे बनोड़ पाल में तो कुछ बताया नहीं जी। तो फिर मैंने उसको संक्षेप में अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई कि मैं हॉलिडे छोड़ के आया हूँ और पत्रकार बनना चाहता हूँ, क्योंकि भनोड़ साहब पत्रकार थे इसलिए। और मैं अंग्रेजी में, पंजाबी में मैं तो था ही, तो अंग्रेजी में मेरे आइडल जो थे वो भनोड़ साहब ही थे। भनोड़ साहब का नाम आपने सुना होगा, उनकी बेटी थी नीरजा भानोड़, जिसका पाकिस्तान में वो फिल्म बनी थी। फिल्म बनी थी नीरजा। हाँ जी, उनके डैडी, नीरजा के डैडी जो थे। अच्छा, अरे हाँ, वो भनोड़ साहब। तो खैर, तो मैंने फ्री प्रेस में नौकरी कर ली और वहाँ भी वही हुआ। 15 दिन के बाद मेरी फ्री वो प्रूफ रीडर से रिपोर्टर बना दिया गया और करते करते 4 महीने में मेरी सैलरी वापस कोई 2500 के ऊपर होगी। वहाँ इतना काम किया मैंने। तो खैर इसी समय बस उसके बाद रिपोर्टर बन गया और आज तक रिपोर्टर ही बना हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ सर। आज की पत्रकारिता और आपने जो पत्रकारिता शुरू की थी उसमें आप बेसिक क्या जो है फर्क महसूस करते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा जो फर्क है वो लॉजिस्टिक्स का है जी। हमें रिपोर्टर्स को फैसिलिटीज बराबर नहीं मिलती हैं जी। उस जमाने में भी सैलरी बहुत कम थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने का आपको ट्रेन का, बस का किराया मिलता था, टैक्सी का किराया नहीं मिलता था जी। और बेचारे रिपोर्टर पहले अपने ऑफिस से निकल के चर्चगेट स्टेशन जाएंगे या वीटी जाएंगे, वहां से ट्रेन पकड़ के जहाँ कोई क्राइम सीन पे जाना है वहां से फिर बाहर निकल के टैक्सी लेंगे या बस लेंगे। टैक्सी का किराया तो मिलता ही नहीं था, तो बस लेके जाएंगे। तो जब तक वो क्राइम सीन पे पहुंचते थे वहां से पुलिस वाले अपना काम करके जो भी था, एक्सीडेंट हुआ तो विक्टिम चले गए, मर्डर हो गया तो बॉडी चली गई, तो आपको मिलता कुछ नहीं था जाके। तो मेरे पास एक फैसिलिटी थी कि मेरे पास गाड़ी थी और ड्राइवर था। वो मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ स्पॉट पे सबसे पहले पहुंचने का। कई बार तो मैं पुलिस के और डॉग स्क्वाड के और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पहले पहुंच जाता था तो वो मुझे जो ऑन द स्पॉट जो न्यूज मिल जाती थी जो किसी के पास नहीं होती थी वो मैं ले आता था। तो स्पॉट पे जाना, लोगों से बात करना, सीन देखना, वो जो आपको डिस्क्राइब करने का एक मौका मिलता है अपने तरीके से, द सीन ऑफ क्राइम, वो देख के ही मिलता है। आप बहुत जितना मर्जी कंट्रोल रूम वाले आपको बता दें ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो मजा नहीं आता। सर पहली कौन सी क्राइम स्टोरी थी जो आपको आज तक याद है और जिसको करने में आपको बहुत ही लोकप्रियता और सम्मान मिला हो और आपको वहीं से पिकअप कर गए हो एज ए क्राइम रिपोर्टर? नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग बहुत कम की है जी। मैं कभी भी किसी अखबार में क्राइम रिपोर्टर नहीं था। मैं एविएशन कॉरेस्पॉन्डेंट सबसे ज्यादा था जी। मैं फ्री प्रेस में भी एविएशन और शिपिंग कवर करता था, इंडियन एक्सप्रेस में भी एविएशन और शिपिंग कवर किया जी। डेली में भी एविएशन और शिपिंग कवर करता था जी। ये क्राइम की स्टोरी तो मुझे पता नहीं कैसे मिल जाती थी और मैं कर देता था। बहुत कम की है मैंने जी। तो बहुत साल तो मैंने एविएशन में निकाले हैं। जो आधी दुनिया घूम के आया हूँ वो एविएशन कॉरेस्पॉन्डेंट की वजह से घूम के आया जी। तो सबसे मेरे हिसाब से लोग मुझे शायद आज जानते हैं संजय दत्त की स्टोरी से, केवल स्टोरी मैंने की थी, फ्लैश की थी, संजय हैज अ गन। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी स्टोरी थी चंद्रशेखर की, गवर्नमेंट के टाइम की, जिसपे मुझे बहुत मतलब मौके पे काम करना पड़ा। तो ये बताइए ताकि थोड़ा जो है यूथ जो है, यंग जनरेशन के जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ सीख सकें। ये किसका? मेरे एक मित्र हैं अश्विनी धाम, वो आज भी हैं बॉम्बे में, वो कस्टम हाउस क्लियरिंग एजेंट हैं जी।
तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का माल क्लियर करने की उनकी एजेंसी है, कस्टम हाउस क्लियरिंग एजेंसी जी। तो उनका कुछ नासिक में काम था, तो हम लोग उनकी गाड़ी में बॉम्बे से नासिक जा रहे थे हम लोग जी। तो अभी वहाँ पे के कैशव पुलिस कमिश्नर थे नासिक के जी। के कैशव जी। तो वो मेरे मित्र थे, तो मैं उनको मिलने जा रहा था। उनका कुछ काम था, कुछ छोटा मोटा पता नहीं क्या था। बोले आप चलिए, तो पुलिस कमिश्नर को मिलना है नासिक के। जी। मैंने कहा चलो जाएंगे, इसी बहाने और शिरडी का मंदिर भी दिखाएंगे, जी। तो चलो नासिक चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग नासिक से कोई 20 मील पहले थे, तो एक ढाबे पे चाय वाय पीने के लिए हम लोग रुक गए वहां पे। जी। तो तभी मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, कुछ नहीं था। चंद्रशेखर की गवर्नमेंट कब थी आप सोच लीजिए, 91 की बात है शायद, पता नहीं, शायद 91 92 होगा मेरा ख्याल। जी। 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 उन्हीं दिनों की बात है जी। चंद्रशेखर प्राइम हाँ मिनिस्टर सर, सही है, 92 की बात है। हाँ, तो 91 की है, 92 हाँ, में तो 91 नरसिम्हा राव बन गए थे। 91 की, आप सही कह रहे हैं। हाँ, 91 की बात। जी। तो वहां से उस ढाबे पे एक वो पीसीओ बूथ था जी। वहां से मेरा दोस्त वासुदेव धाम, जो अपनी कंपनी का मालिक था, कस्टम हाउस क्लियरेंस कंपनी का, जी। उसने अपने किसी बंदे को ऑफिस में फोन किया। उसका एक ऑफिस बॉम्बे कस्टम हाउस के पास था, दूसरा एयरपोर्ट पे जो सहार कार्गो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर था। जी। 2 ऑफिस थे, तो कार्गो वगैरह बहुत जाता था बाहर, तो वो वहां से ऑफिस रखा हुआ था। जी। तो उसका किसी क्लाइंट का कार्गो जाना था, जब पता नहीं आना था, तो उसको थोड़ी चिंता थी कि वो माल उसका आ नहीं रहा या जा नहीं रहा कुछ। तो उसने अपने एम्प्लॉय को फोन किया वहाँ एसटीडी बूथ से, तो ये क्या हुआ, उसका कंसाइनमेंट का क्या हुआ। तो उस लड़के ने आगे से बताया कि सर यहाँ सुबह से कोई काम नहीं हो रहा है कार्गो कॉम्प्लेक्स पे, पुलिस वालों ने सबको अंदर जाना बंद किया हुआ है। तो मेरे दोस्त ने पूछा क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। वो बोलता कुछ बाहर कोई हैवी सामान जा रहा है, एयर इंडिया का एक जहाज आके खड़ा है साइड में कार्गो सेक्शन में, उसमें बड़े बॉक्सेस में, क्रेट्स में कुछ हैवी सामान लोड किया जा रहा है अंडर हैवी पुलिस प्रोटेक्शन। तो वो पता नहीं कब खत्म होगा, तो जब लोडिंग वोडिंग होगा, जहाज जाएगा तो काम शुरू होगा। तो मैं इसने फोन बंद करके थोड़ा चिढ़ा हुआ था। बोलता ये पता नहीं क्या करते हैं एयरपोर्ट वाले। मैंने कहा हुआ क्या? बोलता है ऐसे ऐसे भाई साहब वहाँ पे कोई सामान कोई बाहर जा रहा है, तो वो पुलिस ने सब काम बंद रोका हुआ, सब काम बंद किया हुआ है एयरपोर्ट पे, कार्गो कॉम्प्लेक्स में काम नहीं हो रहा। मैंने कहा बेवकूफ, जल्दी उस लड़के को दोबारा फोन बना, कहीं भाग नहीं जाए वो, मुझे उससे बात करना है। मेरी घंटी बढ़ गई। एयरपोर्ट पे पुलिस वाले कार्गो में काम बंद करवा रहे हैं, तो मुझे लगा कि जरूर कोई इसमें बड़ी बात होगी। तो फिर दोबारा नंबर घुमाया गया, उस लड़के को बुला के बात की गई। तो उसने बताया कि कुछ सोना बाहर जा रहा है, गोल्ड बाहर जा रहा है। ये उसको अंदर से किसी ने खबर दी थी कि गोल्ड जा रहा है बाहर। तो उसके अलावा उस लड़के कुछ नहीं मालूम बेचारे के, वो तो छोटा मुलाजिम था, वो 1000-1200 रुपया लेने वाला कस्टम हाउस का। तो खैर मैंने वही देख ली। मैंने कहा भैया काम करो, आप जाओ, यही से इसी फोन से कैशव साहब को फोन कर देता हूँ कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, आप जाइए, मैं वापस जा रहा हूँ बॉम्बे। देयर इज समथिंग बिग, एयरपोर्ट से सोना बाहर जा रहा है, तो कुछ बात बड़ी है। तो तभी मोबाइल फोन वगैरह तो थे नहीं। मैंने कहा यहाँ मैं पीसीओ से बातचीत करूंगा, मैं बॉम्बे जाके बात करता हूँ। तो देखिए मेरे इतने अच्छे दोस्त थे बेचारे, बोले सर नहीं कोई बात नहीं, हमें भी लगा थोड़ा सा कि कुछ गड़बड़ है, तो हमारा भी काम अटका हुआ, तो हम भी चलते हैं कमिश्नर साहब को फिर कभी मिल लेंगे आके। तो अपना काम छोड़ के वो भी मेरे साथ रास्ते से, आधे रास्ते से वापस मुंबई आ गए। तो मुझे घर पे छोड़ा, रात हो गई थी काफी लेट, 9:30-10 बज गए थे, तो चले गए। मैंने मेरे घर पे मेरे पास लैंडलाइन फोन थे, उस जमाने में भी मैंने 2 लैंडलाइन फोन रखे हुए थे। तो मैंने फोन घुमाने शुरू किए। सबसे पहले मैंने वो आरबीआई का जो पीआरओ था
जी। उसको फोन किया कि आरबीआई, और मुझे ये था कि सोना बाहर जा रहा है तो आरबीआई ने भेजा होगा। बिल्कुल सही। तो उस बेचारे ने, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं था। जी। अगर पता होता तो मुझे ये बात नहीं बताता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी। मुझे बोलता है कि एक्चुअली सर मुझे आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन वी डोंट हैंडल गोल्ड, आरबीआई गोल्ड हैंडल नहीं करता है। वो पावर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी हुई है। हमारे बिहाफ पे गोल्ड की हैंडलिंग एसबीआई करता है। जी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एसबीआई का जो पीआरओ था उसको फोन किया। जी। वो उसको पता था लेकिन उसने इनकार कर दिया, ब्लंटली बोलता दिस इज नो टाइम टू डिस्टर्ब मी, इतना लेट हो गया रात को। जी। मतलब बहाने से उसने नाराजगी जताई और फोन बंद कर दिया। जी। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, उसका मैं नाम भूल गया अभी, साउथ इंडियन चैप था, जी। काफी एजेड था, तो मैंने उसको जगा दिया बेचारे को, वो कंप्लेन रहता था। जी। उसने मुझे पूरा प्रोसीजर बता दिया कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन देख जो गोल्ड हैंडल है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है, और जो हमारा एक जो डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो इंचार्ज होता है इसका। जी। मैंने कहा वो कौन है? बोलता है मिस्टर एस टी परांडे। जी। उसने नाम भी बता दिया। जी। और ये एस टी परांडे कौन है मैं आपको बताता हूँ। जी। एस टी परांडे का एक कजन जीडी परांडे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एक्साइज के मेंबर रिटायर हुए, वो आईपीएस ऑफिसर थे महाराष्ट्र काडर के, लेकिन चेंज करवा के कस्टम में चले गए थे। जी। तो जीडी परांडे के छोटे भाई संजय परांडे, वो एसीपी रिटायर हुए हैं मुंबई पुलिस से, वो मेरे मित्र थे। जी। तो मैंने संजय परांडे को फोन लगाया, मैंने कहा भाई एक जीडी अपने एसटी परांडे करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़े ओहदे पे हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? जी। बोलते हैं मेरे बड़े कजन हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे। जी। मैंने कहा उनका नंबर दो और उनको फोन कर दो, मैं उनको अभी फोन कर रहा हूँ, आधी रात को डिस्टर्ब करूंगा। जी। वो दोस्त ही मेरे काम आ गए। उसने फोन कर दिया और बोले कोई बात नहीं, बोल दो मैं बात कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे सब बता दिया कि ये कोई सोना वोना जो है ये हमारा IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक इंस्टॉलमेंट देनी थी, हमारे पास पैसा नहीं है, तो 50 टन सोना हम लोग ब्रिटिश बैंक लंदन में और कहीं एक और जगह पे रख के, गिरवी रख के वहां से पैसा लेके वो इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होता था खर्चे। जी। उन्होंने पूरा बता दिया एसटी परांडे साहब ने। जी। और एसटी परांडे साहब बाद में ही वाज कस्टोडियन ऑफ BCCI आल्सो। जी। वो जो बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल था, जो बहुत बड़ा फ्रॉड बैंक था। जी। वो उसको जब टेक ओवर किया था तो परांडे साहब उसके कस्टोडियन बने थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यार तो उन्होंने मुझे काफी सारा डिटेल दे दिया जो मुझे समझ आ गया। लेकिन मैं दूसरा दिन पूरा लगा, रात तो आधी रात हो गई थी तभी तो किसी को पता नहीं, कुछ नहीं। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर नए सिरे से पूरी इंक्वायरी करके सब करके शाम को 5 बजे जाके ऑफिस जाके अपना स्टोरी फाइल किया और वो फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी अगले दिन के 50 टन सोना हिंदुस्तान का बाहर चला गया क्योंकि हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का किस्त नहीं भरा था, उसके लिए पैसा चाहिए था। ये स्टोरी छप गई। और दूसरे दिन बाकी सब अखबार वालों ने डिनाई किया। दिल्ली से ये सबको इंस्ट्रक्शन आ गई कि ये सेंसिटिव न्यूज है, ये लीक कैसे हुई पता नहीं, लेकिन आगे किसी अखबार में नहीं छपनी चाहिए। तो वो एक तरह से एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप लग गया। तो पता नहीं क्या लगा, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बताने में क्या नुकसान होता था सरकार का, कुछ नहीं। तो तीसरे दिन एक और कंसाइनमेंट जा रही थी, तो उसी मेरे दोस्त के लड़के का जो सहार कार्गो के 3 कंसाइनमेंट में सोना गया था। कोई 17-18 टन पहले गया, 17-18 बाद में, बाकी का तीसरी कंसाइनमेंट। तो दूसरी कंसाइनमेंट का उसने फिर मुझे टाइम दे दिया है, इंडिया फ्लाइट नंबर 100 इतने बज के इतने मिनट पे उड़ी, उसमें इतने टन सोना गया, तो मैंने वो भी छाप दिया। उसके बाद तीसरा जो फाइनल कंसाइनमेंट जिस दिन जाना था, उस दिन इंडियन एक्सप्रेस का एक फोटोग्राफर एयरपोर्ट पे था, मुकेश परप्यानी उसका नाम था।
तो मुकेश प्रत्यानी ने उस प्लेन में सोना भरते हुए, जहाँ शायद पता नहीं खाली प्लेन की फोटो जिसमें गया था जी उसकी फोटो खींच के इंडियन एक्सप्रेस पे छाप दी जी कि ये सोना जो है इस जहाज में जी लंदन गया है। जी उसके साथ कोई छोटी मोटी स्टोरी, जो मेरी ऑलरेडी 2 स्टोरी छप उसी चुकी में थी दिक्कत डेली जी अखबार में, उसमें से जी उसने नकल वकल करके जी कुछ कोई शेखर कोई नाम का रिपोर्टर था कि पता नहीं बाद में कहाँ गया, जी उसने वो खबर छाप दी एक्सप्रेस में। जी और दूसरे दिन पार्लियामेंट में लोगों ने हंगामा कर दिया इंडियन एक्सप्रेस की वो कटिंग दिखा के जी कि हिंदुस्तान का सोना बाहर जा रहा है। जी तो चंद्रशेखर ने रिफ्यूज कर दिया, और वो हमारा डेली अखबार तो छोटा अखबार था बॉम्बे का, जी वो तो पार्लियामेंट में दिल्ली में जाता नहीं था। जी तो एक्सप्रेस की स्टोरी तो दिल्ली एडिशन में भी छप गई। जी तो वो चंद्रशेखर को खैर उस चक्कर में लंबी चौड़ी कहानी है, उसको इस्तीफा देना पड़ गया था। वो प्रिविलेज मोशन आ गई थी, पहले उसने कुछ और बयान दिया था बरिया में जाके, जी बाद में पार्लियामेंट में कुछ और बयान दिया। जी वो दैट वाज अ ग्रेट स्टोरी। जी उसमें वो प्रतीश नंदी ने जी और कुछ अवार्ड देना था, बेस्ट रिपोर्ट ऑफ द ईयर। जी तो सब लोगों ने अप्लाई किया, तो उसने एडिटर से मांगा था कि जी एडिटर्स अपने बेस्ट रिपोर्टर को रिकमेंड करें, बेस्ट रिपोर्टर एंड बेस्ट रिपोर्टर। जी तो मेरे एडिटर थे श्री रजत शर्मा जी, जी। श्री 108। जी इन्होंने मेरी जगह पे प्रभु चावला को रिकमेंड कर दिया, बिकॉज ही वाज एडिटर ऑफ एक्सप्रेस। अच्छा तो एक्सप्रेस में वो स्टोरी छपी थी, तो मेरे एडिटर, मेरे अखबार का एडिटर, जी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर प्रभु चावला को रिकमेंड कर रहा है। जी एक्सप्रेस ने वो फोटो छापी थी, इसलिए एक्सप्रेस को प्रभु चावला को अवार्ड मिलना चाहिए। जी और इन्होंने रिकमेंड करना था शेखर को कर देते बेचारे को, जी मुकेश प्रत्यानी को कर देते जिसने फोटो लाया था। जी प्रभु चावला को रिकमेंड करने का क्या मतलब है? जी वो हमारे अखबार वाले नाराज हो गए, सब पूरी यूनियन तो रजत शर्मा जी के खिलाफ जी मोर्चेबंदी हो गई, नारे बारे लगे, सीढ़ियों पे पोस्टर लगा दिए। जी ये वो अल्टीमेटली ही हैज टू लीव द न्यूज़पेपर, इसको जाना पड़ा छोड़ के। जी तो वो बहुत बड़ा किस्सा हुआ, और अवार्ड किसी को दिया ही नहीं गया। जी तो प्रतीश नंदी ने मुझे वो लेटर दिखा दिया था कि ये देखो तुम्हारे एडिटर ने क्या लिख के भेजा है। जी। तो ये ऐसे ऐसे पगे होते थे उस जमाने में। अब मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। मैंने आपको इसीलिए चुना है कि मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, दिल्ली में मैं भी 28 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कि यहाँ हाँ। योग्य व्यक्ति को खींचा जाता है, अयोग्य व्यक्ति को ऊपर बढ़ाया जाता है। लेकिन आपकी स्टोरी बहुत प्रेरणादायक है नए जर्नलिस्ट लोगों के लिए, कि पैसे को महत्व ना दो, काम को और कर्म को दो। आपने 4,500 रुपए की नौकरी पे लात मार के 700 रुपए की नौकरी की, और आज वो इज्जत पाई है जो बड़े बड़े पत्रकार नहीं पा सकते। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से आजकल के पत्रकार पैसे की खातिर दल बल बदल देते हैं, एक खास पॉलिटिकल पार्टी या खास घराने या माफिया के लिए चाटुकारिता करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, समाज सुधार के लिए और पत्रकारिता के एथिक्स के लिए कितना घातक है? मैं टू बी वेरी सीरियस, वो एक चर्च में एक डायलॉग बोला जाता है रोज तकरीबन, जी कि हे प्रभु उन लोगों को माफ कर दो जी जो वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। जी तो ये बेचारे उनकी अपनी प्रॉब्लम है, कोई जॉब प्रोटेक्शन नहीं है, जी सैलरी बराबर नहीं मिलती है। पंजाब में और उत्तर प्रदेश में छोटे जी शहरों में ये हालत है कि जी जो एस्टेब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स हैं, जागरण, अजीत, हमारा जी दैनिक भास्कर वगैरह, जी इनके चंद लोगों को छोड़ के बाकी सब काम सिंगर से करवाया जाता है, जी और उस सिंगर को कोई सैलरी नहीं मिलती। उनको कहा जाता है आप अपनी कमाई खुद करो, जी यहाँ से आप ले सकते हो। जी बड़ी हैरानी की बात है जब मुझे यहाँ के SDM और थाना इंचार्ज बताते हैं कि हम फलां पत्रकार को हर महीने इतने पैसे देते हैं। जी मतलब वो डिपार्टमेंट जिनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि जो लोगों से पैसे लेते हैं, जी
वो मुझे बताते हैं कि हम पत्रकारों को हर महीने पैसा देते हैं। तो ये पत्रकारिता के सिद्धांतों और उसकी गरिमा के लिए जो है क्या चोट नहीं करता है? आप एक जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इतनी ईमानदारी इसीलिए आज लोगों का यकीन पत्रकारिता से उठता जा रहा है। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ने बंद कर दिया। मुझे बताइए, आप इतने सालों से देख रहे हो, हमारे टाइम पे डीएनए न्यूज़पेपर जो मेरा लास्ट न्यूज़पेपर था जिसमें मैंने 6.5-7 साल काम किया, उसकी सर्कुलेशन एक जमाने में 6 लाख तक पहुंच गई। बिल्कुल सही है। और उसके बाद वो जब 6,000 तक पहुंच गया तो उनको प्रिंट एडिशन बंद करना पड़ा और ऑनलाइन एडिशन चालू करना पड़ा। अब अंदाजा लगाइए कि 6 लाख बिकने वाला न्यूज़पेपर अगर 6,000 बिकने लग जाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगी। और उस टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, एक जमाने में 6-6.5 लाख बिकता था, आज 2-2.5 लाख से ज्यादा सर्कुलेशन नहीं है। हमारा पंजाब में, मैं 2 साल से रह रहा हूँ अभी, और ट्रिब्यून हमारा एक अखबार है, पंजाबी ट्रिब्यून, एक जमाने में 1.5 लाख के ऊपर सर्कुलेशन थी, आज 25-30 हजार रह गई है। मतलब एक तो लोगों का उनको न्यूज मिलती नहीं है, और दूसरा अगर मिलती भी है तो वो इतनी डाइल्यूटेड पॉल्यूटेड होती है कि लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। सर एक चीज और है, अखबार के साथ साथ पत्रकारों का भी लोग जो है वो उनको अच्छा नहीं समझने लगे। जी सर, ये पत्रकार आजकल के जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से काम करते हुए प्रतीत होते हैं, कहीं पुलिस वालों के दलाल के तौर पे प्रतीत होते हैं, कहीं किसी विशेष पार्टी या उसका एक नुमाइंदगी उनके में झलकती है। तो क्या जो छोटे पत्रकार हैं उनकी तो मजबूरी आपने बता दी, लेकिन जो बड़े पत्रकार हैं जैसे रजत शर्मा हो गए, सुधीर चौधरी हो गए, अर्णव गोस्वामी हो गए, रवीश कुमार हो गए, बरखा दत्त हो गई, राजदीप सरदेसाई हो गए, इस तरह के प्रभु चावला जैसे लोग हो गए जो मठाधीश की तरह एक पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पे, उनको तो पैसे की तंगी नहीं है, वो किस लिए जो है पत्रकारिता को दूषित कर रहे हैं और उनसे जो है नई जनरेशन के जर्नलिस्ट क्या शिक्षा लेंगे? आप जैसे लोगों के, तो हम जैसे लोग जो है खोज खोज के बात करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन इनको किस तरह से आदर्श माने आज का युवा पत्रकार, इस पे बताइए जरा, कुछ रोशनी डालिए। नहीं, देखिए, छोटे छोटे पत्रकार वो पैसे की भूख से मर रहे हैं और उनको पैसे नहीं मिलते हैं जितना उनका गुजारा हो सके। और जिन पत्रकारों की आपने बात की है, जो अपने आप को हाई एंड पत्रकार समझते हैं, वो उनको पैसे की भूख है। उन लोगों को पेट की भूख मार रही है, उनको पैसे की भूख मार रही है। तो इसमें बीच का रास्ता कैसे जो है? और दूसरा, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का पिट्ठू बनना एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है कि आपकी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के पीछे कोई एक तंत्र मंत्र होता है। ये लोग तो आजकल धर्म की राजनीति करने लगे हैं। कौन सा धर्म अच्छा है, किसका प्रचार करना है, दूसरे धर्म के खिलाफ कैसे बोलना है, मिनॉरिटीज को कैसे तकलीफ देनी है, जात पात की बात कैसे करनी है, राज्यवाद की बात कैसे करनी है, यूपी को बहुत अच्छा बताना है, कर्नाटका को नीचे कराना है। ये जो एंटी नेशनल थिंकिंग इन लोगों की, मैं कहता हूँ एंटी नेशनल थिंकिंग, बिल्कुल सही, ये जो पत्रकारों की है, ये एंटी नेशनल थिंकिंग जो है, ये देश का सबसे बड़ा नुकसान करेगी। जम्मू कश्मीर में और पंजाब में एक जमाने में जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उन लोगों ने इतना नुकसान नहीं किया जितना एंटी नेशनल जर्नलिस्टों ने किया है। बिल्कुल आज के दिन में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी, अगर आपकी जिम्मेदारी को किसी ने बरकरार किया है किसी क्लास ने, तो वो 4th स्टेट ने किया है। अगर ये 4th स्टेट अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से, निडरता से, तर्क से, रीजन से, लॉजिक से, शिद्दत से करते, तो आज हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। जो 4th पिलर था सोसाइटी का, सबसे पहले वो गिरा, बिका और शर्मनाक हुआ। ये बदकिस्मती है इस देश की। जिस 4th पिलर ने जुडिशरी को
पार्लियामेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क करना था, उनको लगाम दे के रखना था। वो खुद अपने मुंह में लगाम लेके बैठ गया, गले में पटा डाल के बैठ गया। इससे बड़ी शर्म वाली बात हिंदुस्तान में कोई नहीं है कि फोर्थ स्टेट मीडिया आज गुलामों की तरह तलुए चाट रहा है बड़े से छोटे आदमी के, जहां से उनको 2-4 टुकड़े चांदी के, सोने के, रुपये के फेंक दिए जाते हैं और वो नाच रहे हैं। जो वीर बार बॉम्बे में चलती थी ना, जिन वो लड़कियों के सर से लाखों रुपए लोग उड़ा देते थे, उसी तरह इन लोगों के सर से नोट उड़ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। आज इनके देखिए टेलीविजन की हालत क्या है। ये सेलिब्रिटी सो कॉल्ड रिपोर्टर्स को कोई पूछता नहीं, डर डर के घूमते हैं, ऑफिस से निकल के मुंह ढक के गाड़ी में बैठते हैं, लोग गालियां देते हैं इनको बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। ये एक त्रासदी है इस कंट्री की, इस मुल्क की, कि हम मखौटों के पीछे भाग रहे हैं, हम नकली लोगों के पीछे चल रहे हैं। वो मजबूरी अनपढ़ लोगों की, गरीब लोगों की हो सकती है, लेकिन जब पढ़ी लिखी क्लास भी इनके पीछे लगती है तो मुझे लगता है कि जो देश में हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, हम यही डिजर्व करते हैं। सर एक बात और आपने कही, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी पत्रकारिता की थी और निभाती भी थी पत्रकारिता और पत्रकार लोग। लेकिन आज ये लोग वाकई में, आप सही कह रहे हैं कि उनकी चाटुकारिता में लग गए हैं, तो देश का क्या हाल होगा। जो हालात जो बिगड़ रहे हैं वो ये पत्रकारिता और पत्रकार लोग जो नकारेपन पे उतरे हैं, उससे और बेलगाम हो गई जुडिशरी भी, और न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका। कुछ नहीं बचा है सराज जी, सब जुडिशरी बची है। चंद लोग अभी भी जुडिशरी में बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पे। हाई कोर्ट का, लोअर जुडिशरी का बहुत बुरा हाल है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से कोई थोड़ा सा अंशुक लगा हुआ है, नहीं तो ये देश की हालत बहुत खराब है। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये बात करने में कि जिस देश के लिए हमने इतना कुछ सोच के रखा था, हमारे आर्मी वाले, हमारे फौजी, हमारे ब्यूरोक्रेट सब इतने सालों से काम कर रहे थे, अचानक आप जब ये कहना शुरू कर दो कि 70 साल में इस कंट्री में तो कुछ हुआ ही नहीं, 70 साल में लूट हुई, 70 साल में खसूट हुई, 70 साल में खजाना लूट लिया गया, लोगों ने घर भर लिए, मतलब क्या कहना चाहते हैं हम दुनिया को, देश के बारे में क्या इमेज हम क्रिएट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। उनमें ये भूल जाते हैं लोग को 70 साल में 15-20 साल और लोग भी आए थे, जिनमें इनके अपने लोग भी थे। क्या वो भी सब चोर थे? क्या आज इस जो आज का सेटअप है उसके अलावा बाकी सब चोर हैं? कोई एक भी ईमानदार आदमी नहीं था। मतलब इस किस्म का प्रचार, और मीडिया चुप, क्योंकि मीडिया को बाहर की एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती, सरकार से इनको करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। कुछ लोगों को कुछ संस्थाओं के मेंबर बना दिया जाता है, किसी को राज्यसभा का मेंबर, अकबर हो या दूसरे हो, ये लोग सब बन गए। तो ये इनका ये चक्कर है, चला रहे हैं अपना मीडिया हाउसेज, सरकारी जमीन ले लेते हैं, सस्ता प्लॉट लिया, उसमें बिल्डिंग बना लिया, वो एक फ्लोर में प्रेस लगा दी, ग्राउंड फ्लोर में ऊपर किराए पे दे दिया, बाद में प्रेस भी बेच दिया। और ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है मीडिया आज का हिंदुस्तान में। मैंने तो आप मानोगे नहीं, पिछले 2 साल से मैं जब से चंडीगढ़ आया हूँ, मैंने अखबार बंद कर दिए पढ़ने, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया पे खबर नहीं देखता हूँ, मैंने सब देखना ही बंद कर दिया है। मैंने अखबारों में लिखना बंद कर दिया। मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ, या जो कहना होता है वो अपने चैनल पे कह देता हूँ। मैंने ये अखबार पढ़ना, टीवी देखना बंद कर दिया। अच्छा सर, एक सवाल और, दाऊद इब्राहिम ने एक इंटरव्यू में, जो कि आखिरी इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा
कि जो है हिंदुस्तान में जो है अगर ईमानदारी से मेरे ऊपर जो है मुकदमे चलाए जाएं तो मैं भारत पहली फ्लाइट पकड़ के जो है आ जाऊंगा। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जो है आपकी स्टोरियों में मैंने जिस तरह से सुना कि आपके इंटरेक्शन जिससे भी हैं एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर कट, बेखौफ, बेलौज हैं। आप बिना किसी दबाव के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बिना किसी लालच के। तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए जरा डिटेल में कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही होगी। नहीं देखिए, मैंने कभी इस विषय पे दाऊद से बात नहीं की जी। पहली बात तो मुझे इस बात का कोई हक नहीं है जी। मैं कोई सरकारी एजेंट नहीं हूँ, कोई सरकारी एजेंसी के लिए काम नहीं करता हूँ या सरकार का मेंबर नहीं हूँ। जी। तो मुझे कोई हक नहीं उस आदमी को पूछने का कि तुम सरेंडर करोगे या नहीं करोगे, कैसे करोगे। जी बिल्कुल सही। ना कभी उसने मेरे से बात की कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, आप मेरी कोई हेल्प कीजिए। लेकिन 3 बार उस आदमी को वापस लाने की कोशिश की गई थी। जी। एक बार राम जेठमलानी जी ने की थी। जी। एक बार जोगेंद्र सिंह जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उन्होंने कोशिश की थी। तीसरी बार जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे हैं नीरज कुमार जी, उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल सही, नीरज कुमार के टाइम में। जी हाँ, तो तीनों बार वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हिंदुस्तान सरकार भले किसी की हो, उनमें कोई पॉलिटिकल विल ना पहले थी ना आज है कि वो दाऊद इब्राहिम को वापस लाना चाहेंगे। कोई नहीं लाना चाहता। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के 3 महीने पहले संदेश, एक गुजराती अखबार है, उनका एक सब सेमिनार था संदेश का, एनक्लेव थी, उनकी कनक्लेव थी। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 3 महीने में हमारी सरकार बनने वाली है और हम दाऊद इब्राहिम को सबसे पहला काम होगा इसको लेके आएंगे। जी, राजनाथ सिंह ने भी कहा था होम मिनिस्टर की हैसियत। एकदम सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने कहा था। और उन्हीं दिनों में सुशील कुमार शिंदे की स्टेटमेंट आई थी जिसको कोट किया गया था कि देखिए शिंदे जी बकवास कर रहे हैं, इनका कोई कांग्रेस का कोई मंशा नहीं लगता दाऊद को लाने का और इसलिए हम उसको लेके आएंगे, ये नहीं लाए। आज कितने साल हो गए उस सरकार बने हुए, याद है किसी को? 7 साढ़े 7 साल हो गए। जी हाँ, तो दाऊद इब्राहिम आ गया क्या वापस? जी नहीं। और दाऊद कोई अकेला क्रिमिनल नहीं है जो इनके हाथों से भागा हुआ है। वहाँ पे टाइगर मेमन बैठा है, वहाँ पे 18 सिख टेररिस्ट बैठे हैं। वो टेररिस्ट जो जहाज हाईजैक करके लेके गए, वो टेररिस्ट जिन्होंने दर्जनों लोगों को पंजाब में मारा, वो टेररिस्ट जो दरबार साहब दूसरे अटैक में शामिल थे। उसी तरह के नागालैंड के, उस अरुणाचल के बहुत सारे टेररिस्ट। आप खाली सीबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट देके बैठ जाओ आप। हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, उसमें आप सीबीआई की साइट में, वेबसाइट पे जाइए, उसमें रेड कॉर्नर नोटिस, येलो नोटिस और ग्रीन नोटिस देखिए, हजारों लोग हैं उसमें। रेड कॉर्नर नोटिस वाले सैकड़ों लोग हैं। कितने लोगों को पकड़ा पिछले 7.5 साल में इन्होंने? कितने लोग वापस आए? इनके टाइम पे भागे हुए लोग, नीरव मोदी, चोकसी, विजय माल्या, ये वो आए क्या वापस? मतलब ये सब अभी इलेक्शन आएगी ना तो फिर नारे लगेंगे। इलेक्शन खत्म हो जाएगी, फिर दाऊद ठाटे बक्से में, टाइगर मेमन ठाटे बक्से में। और जिन लोगों को कोशिश की भी थी पहली सरकार ने और इस सरकार ने, वो इतना घटिया केस बना के पेश करते हैं लंदन की कोर्ट में, जहाँ दूसरे कंट्री कोर्ट में, कि वहां इनको जुर्माना भरना पड़ता है। तो कहाँ से आएंगे? ये लाना ही नहीं चाहते। ये छोटा राज इनको आया, उसको तो लाया गया, उसको तो आ जाओ भैया, बहुत हो गया, अभी मर जाओगे बाहर तुम। उसको तो सेफ, उसको जिंदा रखने के लिए लाए हैं, कोई केस चलाने के लिए थोड़ी लाए हैं। 72 केस के ऊपर, तो उसके ऊपर वांटेड था वो जब आया था सीबीआई को। 72 केसेस हैंड ओवर किए गए। हर एक 15 दिन के बाद सीबीआई का स्टेटमेंट आ जाता है, प्रेस नोट, कि उस केस में गवाहों के अभाव के चक्कर में वो केस जो है कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। कुछ 10-12 केस तो उसके खत्म कर दिए। मेरा केस, मेरे केस में सीबीआई ने
सीबीआई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि बलजीत परमार ट्रेसेबल नहीं है। जी अरे अगर बलजीत परमार ट्रेसेबल नहीं है तो सीबीआई किस काम की है फिर कि बलजीत परमार को नहीं ढूंढ सकती? इसलिए वो केस खत्म करवा दिया, 20 हमने रिपोर्ट दे दिया और जज ने केस खत्म कर दिया। मतलब अब उस तरीके से आप अगर इस डॉन के केस खत्म करने हैं सबके कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर ये आपका काम करने का तरीका है तो आप पे भरोसा कौन करेगा? लेकिन मैं लाइफ में कभी नेगेटिव थिंकिंग रखी नहीं, क्योंकि अपना जो दामन है वो पाक रखो, वो दुनिया भर की कोई परवाह नहीं है। हाँ, जिसमें गलती करेंगे फिर किसी को मारने की जरूरत नहीं है। मैं तो शर्म से खुद ही मर जाऊंगा, ये काम मैंने क्यों किया। तो कोई ऐसे लेना, मेरे कहने से दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान नहीं आ सकता, किसी मेरे कहने से वो भाग नहीं सकता, ना मेरी उससे कोई 1994 के बाद कभी कोई बात हुई है, ना मैंने उसको कभी फोन किया, ना उसका कभी फोन आया। बीच में कभी इधर उधर से जो कुछ पुराने लोग जानते हैं एक दूसरे को, पुराना सर्कल, उसके थ्रू खबर मिलती रहती है कभी कभार इधर उधर की, लेकिन कोई डायरेक्ट टच नहीं है। तो मैं चाहता भी नहीं हूँ, मैंने क्या लेना देना, मैंने कोई उनको फेवर नहीं लेनी, मैंने कोई कार कोठी बंगला नहीं लेना इनसे जैसे बाकी पत्रकारों ने लिए हैं। आप पहले इतना अनाउंसमेंट कर दो एक कि जो ईमानदार पत्रकार बताएं कि उन्होंने किसके अंडरवर्ल्ड के डाउन से क्या क्या लिया है। अगर आज के दिन पत्रकारों के 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं मुंबई में, तो मुझे बताइए कौन सा अखबार इतनी सैलरी देता था उस जमाने में, जब सैलरी 4,500-5 हजार होती थी, तो आप करोड़ों रुपए के फ्लैट कैसे बना लिए आप लोगों ने? कोई नहीं पूछता इनको। अगर ये पत्रकारिता का स्टैंडर्ड है तो मरना ही अच्छा था, फिर तो मरना ही था उनको। बिल्कुल। चलो ठीक है, बहुत हो गया आपका। बहुत बढ़िया। आपसे मेरी यही आशा थी, यही उम्मीद थी कि आप जैसा जो है निर्भीक और सच्चा पत्रकार इसी लाइन पे बात करेगा, और मैं आपका जो है बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।